नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्ट 10। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील जानेंगे। खबरों की तफसील में सबसे पहले खबर लद्दाख से है। लद्दाख के लेह के क्यारी में एक सेना के वाहन सड़क से फिसलकर गिरने से गहरी खाई में गिर गई थी और इस वाहन के गिरने से 9 सेना के जवान शहीद हुए थे। शहीदों में सेना के 2 जेसी और 7 जवान शामिल हैं। वहीं हादसे में एक जवान के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज चल रहा है। इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। इसके अलावा गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और शहीद हुए जवानों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ट्वीट करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख में लेह के पास दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुख पहुंचा है। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायल कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल की भी तस्वीरें हैं और जिन शहीद जवानों ने इस सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है, उनकी भी तस्वीरें हमारे पास पहुंच पाई हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और उधर एक जवान के घायल होने की खबर आई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और 9 जवानों की इस सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। मोरूप का रुख करेंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ लेह से जुड़ रहे हैं संवाददाता। मोरूप, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो घायल जवान हैं उन की हालत अभी कैसी है और इसके अलावा जो 9 जवान शहीद हुए हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? इस हवाले से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या? जी सना, तो जो इंजर्ड सोल्जर है उनकी स्थिति भी नाजुक बताया जा रहा है। उनको जीएस हॉस्पिटल, जो आर्मी हॉस्पिटल सिटी में है, वहाँ कल लाया गया, तो वहाँ उनकी इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बताया जा रहा है। जो बाकी जो जवान शहीद हुए उनकी जो पोस्टमार्टम अभी एसएनएम हॉस्पिटल में चल रहे थे। अभी हम वहाँ होके आए थे, तो हालांकि जो आर्मी की सिक्योरिटी की रीज़न हमें अंदर जाने नहीं दिया, तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इनका जो डिटेल जानकारी नहीं आया कौन कहाँ के रहने वाले। जी सना, बिल्कुल। तो अभी कहा जा रहा है इस वक्त की, अगर दर्शकों को बता दें इत्तलात के मुताबिक, मोरूप जैसे कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि जिस अस्पताल में घायल जवान को भर्ती किया गया है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक है। इसके अलावा मोरूप ये बता रहे हैं कि 9 जो जवान शहीद हुए हैं उनका पोस्टमार्टम चल रहा है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इन जवानों का ताल्लुक कहां से है। इसके अलावा अगर जानने की कोशिश करें मोरूप दर्शकों के लिए कि ये हादसा कब और कैसे पेश आया था और कितना भयानक खतरनाक ये हादसा था। कहा जा रहा है कि आर्मी का ट्रक था जो कि गहरी खाई में गिर गया। ये खाई कितनी गहरी थी, इस हवाले से जानकारी मोरूप? जी सना, ये क्या कल लगभग 5 बजे के करीब हुआ, शाम को बताए। तो ये जब वाहन, जो आर्मी के वाहन यहाँ से न्योमा, ले सिटी से न्योमा की तरफ जा रहे थे, तो केरे में जो आर्मी की कैंप है वहाँ उनको रुकना था, लेकिन केरे पहुँचने से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर, जो केरे से 6 किलोमीटर दूरी ले की तरफ, वहाँ पर एक जगह बहुत ही मतलब डेंजरस बताया जाता है। लोकल से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जगह का नाम ही अटिक मटिक ट्रंक कहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस है। तो हमें सुनने में आया कि जब ये वाहन जब न्योमा की तरफ, केरे की तरफ जा रहा है, हालांकि इनको न्योमा जाना था, तो साइड देते समय ये बहुत नीचे खाई में गिर गया, जो जहाँ से इंडस नदी भी बहते हैं उनके किनारे फिर जाके ये वाहन का ये दुर्घटना हुआ। जी सना जी, और इसके अलावा जो जख्मी जवान हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, उनकी पहचान और उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है मोरूप? जी सना, अभी तक इनकी डिटेल जानकारी नहीं मिला, लेकिन उनको कल ही रात में जो जीएस हॉस्पिटल में वहाँ शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगा कहाँ क्या ये इनको चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रिफ़र करना पड़ेगा या यहीं इलाज होगा, ये सब हम आपको जानकारी लाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर तक। हमें उम्मीद है कि आर्मी की तरफ से भी ऑफिशियल रिलीज इस पे आएंगे। जी सना, जैसे कि आपने बताया कि जो शहीद जवान है उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, क्या इस हवाले से आपको तफसीलात मिल पाई हैं कि कब तक ये पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा?
जी, जहाँ तक जो पोस्टमार्टम की बात करें वो लगभग आज 8:30 बजे के करीब शुरू हो गया। तो लगभग अभी जो एसएनएम हॉस्पिटल की एक टीम डॉक्टर बैठा है तो उनकी द्वारा ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो लगभग उम्मीद है कि दोपहर तक ये पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है वो भी पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो इनकी प्रतीक शरीफ को जो आर्मी जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाएगा, फिर वहाँ जो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह देके जो फिर इनकी जो जहाँ से ये बिलोंग करते वो उस जगह पर ये भेजने की कोशिश करेंगे। जी सना जी, तो क्या ये माना जाए कि मोरूप पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तभी पता चल पाएगा कि इन जवानों का ताल्लुक, शहीद जवानों का ताल्लुक कहां से है? क्या इस हवाले से कुछ पता चल पाया है कि जो शहीद जवान है उनके घरों को भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है, बता दिया गया है कि उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है? इस हवाले से कुछ जानकारी, सोर्सेज क्या कुछ कह रहे हैं? जी, हमने जो आर्मी में जो आर्मी का पीआरओ है ले में उनसे भी संपर्क किया कि हालांकि उन्होंने कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन हमें उम्मीद है जो पोस्टमार्टम होने से पहले उनकी पूरा डिटेल हमें मिल जाएगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। जी सना बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोरूफ, और इस वक्त की ताज़ा तफसीलात बताने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त पोस्टमार्टम 9 शहीद जवानों का चल रहा है। ये जवान कहां से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से अभी तक सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इस स्टेटमेंट का इंतजार है। हादसे में आपको बता दें कि आर्मी के 9 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर इस हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है और लद्दाख में भी इस पूरे हादसे को लेकर कहीं ना कहीं दुख जताया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल इस मौके पर मौजूद रहे। तो आज लद्दाख में भी अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अपने पिता को याद किया है और ये दिल्ली की तस्वीर है। राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं, ये लद्दाख की तस्वीर है। इसी तरीके से हम आपको लद्दाख दौरे के दौरान आप जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पैंगोंग लेक पर श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिता को इस जगह से काफी लगाव था। मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय भी यहां आना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि लॉजिस्टिक की वजह से नहीं आ पाया। तो आज कांग्रेस राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रही, श्रद्धांजलि दी जा रही है। राहुल गांधी ने लद्दाख के पेंगोंग झील पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उधर दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देते हुए वीर भूमि स्थल पर देखे गए। ये जो तस्वीर है, ये टीवी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीर लद्दाख से है, जहां पर पैंगोंग झील पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। Yeah, my father was one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सज्जाद अहमद पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है, जिसके बाद इनकी बर्खास्तगी हुई है। बटमालू श्रीनगर के रहने वाले हैं सज्जाद अहमद। 1999 में कैशियर कम क्लर्क के पद पर भर्ती हुए थे।
बाद में उन्हें मुख्य प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनका बढ़ावा मिला था। इस बीच चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद पर आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप लगा। महीनों की लंबी जांच के बाद ये पर्दाफाश हुआ। जांच के बाद बैंक प्रबंधन ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। तो बड़ी खबर, जेके बैंक के मुख्य प्रबंधक हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। सरोज कफील हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे थे। काफी लंबे अरसे तक जांच चली, पड़ताल हुई, फिर उसके बाद अब बर्खास्तगी हुई है। सरोज। बिल्कुल बिल्कुल सना, अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे जो सज्जाद अहमद बजाज हैं, काफी ओल्ड एम्प्लॉय है। आपने जैसा भी जिक्र किया 99 नहीं, आपको पहले बता दें 1990 में ये जो है ये क्लर्क की पोस्ट पे आए थे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन जो इनकी प्रमोशंस है होती रही, स्पेशली 2004 के बाद इनकी जो प्रमोशंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रही। और आपने देखा होगा कल ही एक खबर आई थी, आपको पहले ये बता दें कि जो ही ये खबर सर्कुलेट कर रही थी तब हमारी बात भी हुई थी सज्जाद बजाज से, और तब उन्होंने वाजे करके ये बताया था कि ऐसा मैंने भी सुना है कि एक लेटर आई है, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको अश्योरिटी दिला रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी आधे घंटे बाद ही तुरंत तमाम जितने भी यहाँ के लोकल पोर्टल्स, अखबार या न्यूज़पेपर्स थे, हर जगह ये अखबार में ये खबर जो है आग की तरफ फैल गई, जिसमें ये कहा गया कि सज्जाद बजाज जो एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे थे, इंटरनल और एडवर्टाइजिंग देखते थे वो जेके बैंक की, और आपको बता दें उसी पर उनको टर्मिनेट किया गया है। बाज़ाब्ता एक लेटर है जनरल मैनेजर की तरफ से जो उनको कल ही गई है, और इमीडिएट इफेक्ट में उन्हें कहा गया है कि उन्हें नौकरी से जो है टर्मिनेट किया जाता है। और उसके रीजंस ये दिए गए हैं, जो इनका एक अपना एम्प्लॉयज का एक आप कह लीजिए एक कोड रहता है, उसके तहत 12.29 उस पर वाज़ेह करके बताया गया है कि ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में थे। और जो पाकिस्तानी टॉप एजेंसीज है, ऐसा उनका कहना है कि आईएसआई जो है ये उनके बिहाफ पे यहाँ काम कर रहे थे, और 1990 से इनको यहाँ प्लांट किया गया था। और तब जाके जितने भी ये इन्फॉर्मेशन थी या जितने भी ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये इन्फॉर्मेशन देते थे वहां पे, ऐसा उस लेटर में कहा गया है। अब आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि जो सज्जाद बजाज है ये काफी एक्टिवली यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए भी लिखते थे। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि जिस तरीके से उनकी इमेज है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सज्जाद बजाज जैसे इंसान जो है वो भी कभी इस तरीके से ऐसे किसी केस में मुलविस होंगे। लेकिन आपको एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहेंगे सना, यहाँ पे अपने नाजरीन के लिए, जब हमारी उनसे कल बात हुई, उनका ये कहना था कि 31 अगस्त इसी महीने की 31 को, अब महज 10 दिन बचे हुए हैं, 11 दिन बचे हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट हो रही थी। तो अब यहाँ पे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। पहले ये कि जो ये लेटर आया है जिसपे वाजे करके बताया गया है कि इनके लिंक्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स के साथ थे या ऐसा जो आईएसआई है उनके साथ थे, इसका क्या रीजन है? और उस पर वैलिड ये भी बताया गया है कि सूत्र जो है, एजेंसीज जो हैं वो इस पर काफी टाइम से काम कर रही थी, इंडियन एजेंसीज जो हैं। तब जाके जब उन्होंने प्रॉपर कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और जितने भी सबूत हैं उनके खिलाफ जमा किए हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स जो है आगे प्रोड्यूस किए थे पुलिस में, बाकी जगहों पे भी, और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स कल जो रीजन जो वजह पता चल पाई है कि आतंकी गतिविधि थे जिसमें वो मुलविस रहते थे, क्या इस हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ कर्मचारियों को भी भनक लगी थी? क्या इस हवाले से पहले उन्हें कुछ शक था? और जैसे कि आपने कहा कि 1990s में उन्हें प्लांट करने की बात सामने आई है, क्या इस बीच एजेंसी के रेडार पर रहने की खबर कब मिली? क्या इस हवाले से सोर्सेज कुछ बता रहे हैं कि कब बजाज को राडार पर पूरी तरीके से लिया गया, जिसके बाद लंबी जांच पड़ताल के बाद अब उनकी बर्खास्तगी हुई है? सरोज। देखिए सना, यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, पहले तो ये है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज है, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि सज्जाद बजाज जो है उनकी जो एक इमेज है, बहुत ही क्लीन इमेज है, बहुत ही जेंटलमैन इमेज है उनकी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में इससे पहले नहीं रहे। हालांकि जेके बैंक जो है काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है इससे पहले भी, अब बहुत ही सारी धांधलियां हैं, आप उसकी बात कर रहे हो, और हाल ही में आपने देखा होगा जो एटीएम गार्ड्स का इशू हुआ था। लेकिन सज्जाद बजाज जो है, जैसा हमने आपसे कहा कि उनकी एक ऐसी इमेज है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उस लेटर में यह भी लिखा गया है कि जो इनके लिंक्स है वो काफी टाइम से है, और एजेंसीज जो है वो कोई कॉन्क्रीट सबूत जो है वो जमा नहीं कर पा रही थी। और काफी सालों से, मैं आपको बताऊं, करीबन 2019 के बाद, स्पेशली एब्रिगेशन के बाद, इन पे जो कार्रवाई है ये ज्यादा टाइट हुई, जो शिकंजा है वो कसते गए, और पिछले 4 साल से लगातार एजेंसीज इस मामले पे जो है वो काम कर रही थी। और इन 4 सालों में जितना भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, तब जाके वो कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्स के बाद कल जो आपने देखा है कि कल जनरल मैनेजर की तरफ से एक लेटर आई है पब्लिक डोमेन में, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो
बताइएगा कि इन 4 सालों में कभी पूछताछ भी हुई बजाज से? क्या एजेंसी की तरफ से कुछ इन्हें जानकारी मिली कि हमें ये सबूत मिले हैं, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी मिल पाई थी इन 4 सालों में? देखिए सना, अभी उस बात का खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बात करें, देखिए जो सजाद बजाज हैं, हाँ मे बी कई बार ऐसा हुआ होगा कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो उनके पास पर्सनली गई हो, उनसे मिलने गई हो। जाहिर सी बात है ऐसा कई बार हुआ होगा कि सजाद बजाज जो है ये इनसे मिले होंगे, या जो एजेंसीज हैं उन्होंने उनको बुलाया भी होगा। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ये बात उस वक्त पे नहीं आई थी, और ना ही कभी सजाद बजाज की तरफ से, ना ही कभी जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से इस बात को कभी भी आगे पुष्टि की गई थी कि ऐसी कोई कार्रवाइयां चल रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी सवाल खड़ा होता है, जब तक कार्रवाइयां प्रॉपर कॉन्क्रीट नहीं होंगी, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही एलिगेशन नहीं लगाए जाएंगे। बर्खास्तगी पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? गया था, देखिए पब्लिक जो है काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, और आपको ये भी बताएं सरप्राइज नहीं भी है इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल की देख लें, जो एनआईए की है काफी सारी रेड्स पड़ी हैं, जो एमएचई हैं उनकी जो आप देखें कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज, लोगों में कहीं न कहीं हैरानी देखी जा रही है, तो उधर कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों पर ये कार्रवाई देखी जाए। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। तक अपने काम में सफल नहीं होता, लॉरेंस उससे बात नहीं करेगा। चांद के करीब चंद्रयान 3 का लैंडर पहुंचा। लैंडर चांद की खूबसूरत तस्वीरें भेज रहा है। यात्रा में डी-बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को परफॉर्म होगा। आज सीहोर में सीएम शिवराज होंगे, जहां वो आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां वो सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का एमपी में डेरा डाल दिया गया है। आज भोपाल में 230 विधायकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट पर काम होगा। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एसआईए ने दिल्ली से एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर मोहम्मद जावेद की तलाश चल रही थी, जिसे आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ महीने पहले 4 युवाओं का एक समूह सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इस बीच मोहम्मद जावेद भागने में सफल रहा। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद जावेद दिल्ली में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली भेजी गई। गुप्त सूचना के बाद पुलिस मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। हमारे साथ शंकर आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, एसआईए ने आखिरकार एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मोहम्मद जावेद की अगर बात करें तो मोहम्मद जावेद जो है उसका संबंध नार्को टेररिज्म से रहा है। ये अवैध तौर पर हथियारों और नशे के सामान की तस्करी करता रहा है और इसका एक बहुत पुराना बैकग्राउंड रहा है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से बकायदा एसआईए की टीम को ये जानकारी मिली थी कि वो राजधानी दिल्ली में छुपा हुआ है, उसके बाद दिल्ली में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नार्को टेररिज्म से की अगर मामले की अगर बात करें, देखिए कल भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसका सीधे तौर पर वास्ता एक ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। और इस मामले में जिस तरह से कल तकरीबन 40 करोड़ रुपए के अफीम के साथ में जम्मू मूल के रहने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, तो अब ये भी देखना लाजमी होगा कि जो 2 कल गिरफ्तारी हुई थी, परमजीत सिंह राजकुमार जो जम्मू मूल के रहने वाले हैं, क्या उसका वास्ता जावेद के साथ में था? क्या इन दोनों आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है? दिल्ली पुलिस की टीम आगे भी इस मामले की पड़ताल करेगी और निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू पुलिस की जो एसआईए की टीम है वो आपस में तमाम मसलों पर बातचीत करेगी और अगर जरूरत पड़ा तो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन जो है, इन आरोपियों का इंफॉर्मेशन भी आपस में शेयर कर सकती है।
कि क्या आपस में लोगों का कनेक्शन है और जम्मू से किस तरह से इस तमाम मसले जो है वो संचालित किए जा रहे थे या जम्मू मूल के लोगों को बिल्कुल। तो जम्मू से इसका क्या कनेक्शन था, इसका भी इसकी भी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शंकरानंद जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम है, लेकिन प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित है। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी खुशी लौट रहे हैं। इसी बीच एक पत्रकार ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि आप जब सरकार में थे तो उस वक्त अनुच्छेद 370 को मजबूत करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्टिकल 370 पर पहले दिन से काम कर रहे हैं। राजन हमारे साथ संवाददाता जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। Why are you worried about normalcy? साथ ही साथ टारगेट कर रहे हैं। Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत? तो वाजिब सवाल कहीं ना कहीं पत्रकार के जरिए पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जब 370 पर सुनवाई चल रही है, 70 सालों से आखिर इसकी मजबूती के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? तो जवाब क्या कुछ आया बताइएगा। राजन हमारे साथ जुड़ चुके जम्मू से संवाददाता राजन। जी देखिए सना, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कोशिशें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, ऐसे में अब जिस तरह से कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, अब उनको एक ऑक्सीजन मिल गया है और अब लोगों को ये मतलब कहने के लिए उनके पास ये बात है कि हम जो 370 के लिए जो केस है वो लड़ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने भी जो इंटरवेंशन पिटीशन है वो फाइल कर दी। तो ये एक तरह से ये वाजिब सवाल है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कि जब उनकी हुकूमत थी इसको क्यों नहीं मजबूत बनाया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि इवन पार्लियामेंट में भी गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था कि ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि ये टेम्पररी है और ये घिसते घिसते घिस जाएगा। तो अब जिस तरह से इसको मजबूत नहीं बनाया गया, क्योंकि इसके कई आर्टिकल्स जो इसमें सब आर्टिकल्स थे वो ऐसे थे किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो आज ये कह रही हैं कि ये जो है जो गैर कानूनी तरीके से इसको हटाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हैं, क्योंकि तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस सवाल पर बुरे फंसे फारूक अब्दुल्ला। हालांकि इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार वही बात कही जा रही है कि ये हमारे लिए ये जज्बाती मुद्दा है, जबकि बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूर्व नेता शिरीन मजारी ने आरोप लगाया कि सादे कपड़े पहने पुलिस कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों ने उनकी बेटी का अगवा कर लिया है, साथ ही बेटी का लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि अभी महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़े पहने लोग हमारे सामने का दरवाजा तोड़कर मेरी बेटी को उठा ले गए, हमारे सुरक्षा कैमरे, उसका लैपटॉप और सेल छीन लिया गया है। उन्होंने पूरे घर में मार्च भी किया। मेरी बेटी अपने रात के कपड़े में थी और उसने कहा कि मुझे बदलने दो, लेकिन वो उसे खींच कर ले गए। कोई वारंट या कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। घर में उन्होंने कहा कि हम केवल 2 महिलाएं रहती हैं, इस प्रकार से ये अपहरण है। उधर पालमपुर से खबर है बड़ी, जिसका रुख कर लेते हैं। पालमपुर में चिट्टे की ओवरडोज से 22 साल के युवक की मौत हो गई है। ये युवक देर रात से गायब था, उसका शव सुबह घर में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK लिस्ट पर तमाम खबरें। नमस्कार।